नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने में लगी हुई है। इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए एनएचएम को जिम्मेवारी भी दी गई है और आज झारखंड के एनएचएम निदेशक श्री शशि प्रकाश झा हमारे साथ मौजूद है। हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर एनएचएम का क्या काम है झारखंड में और किस दिशा में वो काम आगे बढ़ रहा है। सर, एनएचएम जो है वो झारखंड में कई सेक्टर में काम कर, हेल्थ के कई सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें नहीं जानकारी। तो मैं उस आम आदमी के लिए, जो अंतिम आदमी के लिए ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर एनएचएम का मूल काम क्या है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए दो तीन चीज़ जरूरी है। एक तो पहला है जागरूकता, कि पहले तो हम उसमें आए ही नहीं, हमको इलाज ना कराना पड़े, हम बीमार ना हो, जिसके लिए कि स्वच्छता के इतने कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो इसके साथ। दूसरा है कि जागरूकता हर चीज़ के बारे में, कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो एक तो जागरूकता कार्यक्रम है। दूसरा होता है टेस्ट, कि जांच करना कि कौन बीमार है और कौन स्वस्थ है, और अगर बीमार हैं तो उसके कारण क्या है, पहले हम उसको रोकें। और दूसरा कि हम अब क्या करें, कैसे हम अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन इन दोनों के बाद जो एक तीसरा आता है वो आता है ट्रीटमेंट। तो जो कई कार्यक्रम में कहा भी जाता है कि ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। तो इस पे जो आधारित हम लोगों का कार्यक्रम है, तो एनएचएम बेसिकली यही है कि पहले लोग स्वस्थ हों, वो कैसे रहें, उनकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन हो। दूसरा कि जागरूक हों अपने स्वास्थ्य के प्रति, और अगर पता चले कि बीमारी है तो उसकी जांच कराते रहें समय समय पे। बहुत सारा ऐसा देखा गया है केस जो पहले आप देखते होंगे कि लोगों को पता नहीं चलता था कि शुगर, आज लोग बोलते हैं कि शुगर हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, इवन जो बोलते हैं अवसाद है। तो इस सब के बारे में पहले लोगों को जानकारी भी नहीं थी। जैसे कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते थे, आज भी बहुत लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ मतलब हाँ, एजेंडा में नहीं था, हाँ, नहीं था। लेकिन अब क्या है कि स्वास्थ्य में जो इसका परिदृश्य बढ़ा है, ये बहुत अधिक बढ़ा है। हमें लगता है कि एनएचएम में कम से कम 40 अलग अलग योजनाएं चल रही है सरकार की, जिसमें कुछ बीमारी को बेस्ड है, कुछ इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, कुछ मदर हेल्थ को लेके है, कुछ आपका जेरिएट्रिक के बारे में है, जो बुजुर्गों की जो संख्या बढ़ रही है उसके लिए है। तो अलग अलग फेज में उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, सीजनल, जैसे बारिश में आजकल डायरिया, और कहीं मच्छर का इलाका है तो उसमें मच्छर से जो बीमारियां होती है। तो सब अलग अलग तरह के रोग हैं। उसके बाद डॉग बाइट है, स्नैक बाइट है। तो कई तरह के कार्यक्रम हैं। ये सही बात है कि अभी तक बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है जी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि गांव स्तर पर जो AAA है, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, दैट इज सहिया, तो ये तीनों से अब लोगों का कांटेक्ट भी है। और इसमें SHG महिलाएं बहुत हद तक उसके साथ मिल करके अवेयरनेस भी फैला रही है। तो एक आम लोगों को चाहिए कि वो तीनों को पहले तो जाने कि वो तीनों कौन हमारे क्षेत्र में है, जो हमको हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद आता है हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर जी, जो अभी आम, पहले जिसको लोग हॉस्पिटल बोलते थे उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जा रहा है। तो ये अलग अलग लेवल पे है, ब्लॉक में है, उसके नीचे कई जगह पंचायत लेवल तक की बात है। तो हमारे यहाँ लगभग हमें लगता है कि 4000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। क्या वो हॉस्पिटल से अलग वो कॉन्सेप्ट है? ये हॉस्पिटल ही है जी। लेकिन पहले क्या होता था, हॉस्पिटल का मतलब ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल हम कब जाते थे? जब बीमार होते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हम बीमार हैं लेकिन हमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। जैसे शुगर होता है तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन कुछ कुछ उसे आभास होता है कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो जाते हैं तो टेस्ट होता है तो पता चलता है कि इनका, किसी का शुगर बढ़ा है, किसी का BP बढ़ा है। तो पहले क्या होता था, सर दर्द है तो सर दर्द की दवा खा लो। अब ऐसा नहीं होता है।
अब होता है कि जनरली जांच पे लोग जी, जी। विश्वास करते हैं, ताकि जिस डायरेक्शन में बीमारी है उसी डायरेक्शन में इलाज हो। इलाज हो सके। तो हमारे यहाँ जो पैथोलॉजी है उसको भी डेवलप किया गया है। कई जो बड़े बड़े जांच है उसमें पीपीपी मोड पे भी, जैसे डायलिसिस की सुविधा झारखंड में है, तो ये मुफ्त सुविधा है अस्पतालों में, और वो प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से चल रहा है। तो आपका काम बेसिकली केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना, जागरूकता फैलाना है, या फिर और भी दूसरे ऑपरेशनल काम भी आप? नहीं, हमारा अगर कहा जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन, जी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके हर उस चीज़ पे अटैक करती है जहाँ से कि हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सकें। तो इसके लिए आपने जो कहा ना, अवेयरनेस का काम भी एनएचएम का काम है, उसके बाद टेस्टिंग का काम भी एनएचएम का काम है, और जो ट्रीटमेंट है उसका भी काम है। तो वो सभी चीज़ में मदद करना, जी मतलब एक तरह से स्वास्थ्य के जो भी मापदंड है उसको मजबूत बनाना। तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, टेक्नीशियन है, जो भी रिक्वायरमेंट है इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए, तो सब में एनएचएम की भूमिका है। आप उस सबको उपलब्ध कराते हैं और उस पर मॉनिटर करते हैं। एक मातृ शिशु दर जो है उसको लेके बहुत झारखंड की आलोचना होती थी। नहीं, अभी मैं यहाँ क्या स्थिति रोकूंगा क्या? आपको, जी, जी। हाँ, कि ये पिछले 5 साल में जी। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जी, जी। और ये जो इम्प्रूवमेंट है इसमें सिर्फ एक कारण नहीं है, जैसे मिड डे मील, आंगनवाड़ी सेविकाओं को खाना, जी किशोरी बालिकाओं के इतने कार्यक्रम चले पिछले 5 साल में झारखंड में, जैसे वो तेजस्विनी परियोजना चली थी। तो अगर हम फोकस करते हैं एडोलेसेंट गर्ल पे और उसके शादी के उम्र को सही ले जाते हैं, जो कम है जहाँ जहाँ, वहाँ आज भी इसकी समस्या है, फिर भी हम अभी नेशनल एवरेज से अच्छी स्थिति में हैं। और एमएमआर और आईएमआर में झारखंड ने प्रगति की है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। अब लोग डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशनल में जा रहे हैं, और आपको ये जान के भी बहुत खुशी होगी कि झारखंड में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो होती ही है, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है और जगह की तुलना में। ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो ये मतलब अपने आप में क्रांति भी, क्योंकि बच्चों की देखभाल जो है शुरुआती दौर में अगर हो जाए तो आगे समस्या जो है वो कम हो जाती है। एकदम सही बात है कि अगर पोषण को भी देखा जाए तो किसी बच्चे के जो बचपन का 6 साल होता है उस पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है, उसके स्वास्थ्य का। और उस 5 साल में भी शुरू का 3 साल और पहला जो 1 साल, एक तो 1000 डेज वाला कॉन्सेप्ट है कि पहला 1000 दिन उसको केयर करो। दूसरा जो पहला 1 साल होता है वो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस समय बच्चों को कम से कम दवा के आधार पर उस आगे बढ़ गया बच्चा, जैसे 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और कभी कोई दवा नहीं, कभी कोई एडिशनल फूड नहीं, और फिर 6 महीने के बाद जो हम और आप खाते हैं उसी का एक तरह से कहा जाए कि मतलब ऐसा रूप जिसको कि अनाज को ग्राइंड करके या पीस के इस तरह से जो सुपाच्य, वही खाना, वही चावल दाल को देना, कोई एडिशनल चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसके 6 महीने तक जब चलता है तो आप समाज कल्याण विभाग के निदेशक भी रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस उसका भी है, और उसको उसका इस्तेमाल भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप कर रहे हैं। आप कर रहे होंगे। अभी हाल में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमने ये देखा कि नेशनल हेल्थ मिशन में मैंने अभी कहा कि करीब 40 योजनाएं चल रही है, और सबका जो अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट देखिए तो आके सहिया पर ही आके टिकता है। तो सहिया जितनी अधिक ट्रेंड होगी और जितना अधिक लोगों से उसका तालमेल होगा उतना अच्छा कार्यक्रम होगा। लेकिन अब एक दिक्कत क्या होती है कि जैसे अगर कोई एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर इम्यूनाइजेशन देख रहे हैं, तो उस डॉक्टर को भी ये पता नहीं है, अगर वो उस लेवल पे नहीं काम कर रहे हैं पीएचसी लेवल पे, कि और बाकी कितनी योजनाएं हैं, कैसे है। तो अभी जो ये हम लोग कर रहे हैं एक कार्यक्रम, पहले तो 22 तारीख को बता दें कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो डॉक्टर हैं जो कि अपने अपने एरिया में स्पेशलिस्ट हैं, उनकी 126 का सिलेक्शन किया गया है, जिनको कि नियुक्ति पत्र माननीय मंत्री महोदय देने वाले हैं। और उसमें जितने डॉक्टर्स आएंगे वो हर जगह काम करेंगे अपने अपने स्टेज के, तो उनको भी एनएचएम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जब डॉक्टर साहब आए तो वहाँ पे एक ऐसा स्टॉल लगा हो जिसमें कि हमारी योजनाओं की जानकारी हो, और
वो जब यहाँ से देख के जाएंगे तो फील्ड में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जी। तो मेला एक ऐसा सशक्त साधन होता है कि अगर हमने 20-25 स्टॉल लगा दिए कि हम इम्यूनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हम टीबी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं, इवन आज के डेट में डे केयर सेंटर 8 जिले में खुला है और बाकी 24 जिले में प्लान है, तो वो कैसे चल रहा है। दूसरा, किस तरह के पेशेंट को हम कहाँ ले जाएं, ये भी अपने आप में है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आप उसको पहले पीएचसी ले जा रहे हैं जहाँ की बहुत सुविधा नहीं है, तो वो दिक्कत है। ये जानकारी होनी चाहिए कि इसको हम कहाँ कहाँ ये सुविधा है, सदर अस्पताल में है या रिम्स में है या कहाँ है, तो किस पेशेंट को कितने समय में कहाँ ले जाना है, ये भी अपने आप में एक नॉलेज है। तो ये जो स्टॉल बनेंगे उसमें ये सारी चीज़ें होंगी कि कितने तरह के डिजीज़ का इलाज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए कब मिलना है। जैसे जेरिएट्रिक के लिए एक डेट फिक्स है कि मान लीजिए 3rd सैटरडे को स्पेशली उनके लिए केयर करना है। तो इसी तरीके से अब हम लोग ये भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि एनएचएम के तरफ से कि एक डेट एक चीज के लिए फिक्स रखेंगे। उससे अगर होगा तो जो मेरा टेली मेडिसिन वाला चीज है वो और इम्प्रूव करेगा कि मतलब और जिन तो जो रेगुलर हमारा 104 चल रहा है जो आप जानते हैं और बहुत सक्सेसफुल है, मतलब लाख से अधिक पेशेंट का इलाज टेलीफोनिक हो जाता है। तो इसको और अगर इम्प्रूव करना है तो जो कोई खास है उससे वीडियो कॉलिंग पे, जैसा कि अभी हमारे एसीएस सर ने कहा कि उस एक टीम को बैठा दीजिए, तो इसमें और ज़्यादा रिफाइन ये हो सकता है कि एक खास पर्टिकुलर डे या टाइम फिक्स करें जिसमें उसके स्पेशलिस्ट हों। तो जो वहाँ के जो सहिया हैं वो कहीं उसको जरूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल तक ले जाएं, पहली बार वीडियो कॉलिंग पे वो अपना सारा सिम्टम या जांच रिपोर्ट वो बता दें और उनसे संवाद करें, तो हमको लगता है कि डॉक्टर सही सलाह देंगे। सर सही सलाह देंगे। आपका 104 के अलावा 108 भी बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोगों को राहत वो दे रहा है। बिल्कुल। उसकी क्या वर्तमान स्थिति, उसको और मजबूत करने के उसको लिए? मजबूत करने के बारे में विभाग सोच रही है। उसका जो मूल कारण ये है कि अभी उसमें करीब आधे ऐसे एम्बुलेंस हैं जो हमारे 500 करीब उसके तहत हैं, 108 जो हम फ़ोन करते हैं और वो मिलता है, उसमें से आधे ऐसे हैं जो 8 साल से अधिक उनका समय हो गया है। और जो रूल कहता है कि 8 साल से अधिक और 1.5 लाख से अधिक चला हुआ जो है, अगर उसका कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको मतलब एक तरह से बदल देना चाहिए। तो हम लोग बदलने के दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं और सरकार बहुत गंभीर है, सैंक्शन भी है, संभवतः 150 का सैंक्शन हो चुका है। तो वो प्रक्रिया चालू होगी जब इसको हम लोग हटाएंगे। तो हटाने के लिए भी अलग अलग लगातार एसीएस सर ने 2-3 मीटिंग की है सारे सीएस के साथ, और जब देखा गया कि उसमें समस्या आ रही है तो उसके रूट कॉज में यही था कि कुछ जो पुराने एम्बुलेंस है वो बार बार खराब हो जाते हैं, फिर उसको बनवाना पड़ता है, और जो एजेंसी है जो इसको चला रही है पीपीपी मोड पे, तो उनका ये कहना होता है कि हम उतना जल्दी हम उसको नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा खराबी है, तो उसको ध्यान दिया जा रहा है। जी। टीकाकरण को लेके भी अब झारखंड की स्थिति में बहुत सुधार आया है, जो विभिन्न चीज़ों के जो टीका दिए जा रहे हैं उसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? टीकाकरण में एक बहुत अच्छा ऐप है यूविन ऐप, जिसमें कि सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है और जो उसका शेड्यूल होता है उस पर एसएमएस जाता है और जो सहिया है उसके पास भी लिस्ट होता है, वो उस डेट में ले आते हैं। जैसा कि अगर आप पुराने दिनों को याद करें तो हम लोग अगर कोई इंश्योरेंस कराते थे तो उसके जो एजेंट होते थे वो हमको याद दिलाते थे कि आपका टाइम हो गया, आप अगला किस्त जमा करिए, और अगर वो याद नहीं दिलाता तो शायद हम वो 2-3 साल जमा नहीं करते थे, जी, लैप्स हो जाता था। आज के डेट में जो ये देखा गया इधर सर्वे में कि लोग पहला तो टीका ले लेते हैं, दूसरा टीका ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब उसका रिपीटेशन 5 साल बाद होना है या 2 साल बाद होना है तो उसको वो भूल जाते हैं, या सेकेंड डोज जो है वो फिर नहीं लेते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एसएमएस से काम नहीं चलेगा, उसको कॉल जाएगा और कॉल के बाद जब वो ले लेगा और यूविन में उसकी एंट्री हो जाएगी, यानी दिख जाएगा हमको कि हाँ उसने टीका ले लिया, तो जब तक नहीं देगा कम से कम 3 रिमाइंडर के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये उसी ऐप के तहत हो जाएगा कि अगर किसी बच्चे का पहला टीका पड़ा तो जब जब उसका नेक्स्ट डेट आएगा उस डेट में उसको कॉल जाएगा कि भाई आपका अगला शेड्यूल ये है, आप इसमें आ जाइए, या इसके निकटतम 1-2 दिन के अंदर में आप जो उसका शेड्यूल, जैसे थर्सडे को होता है तो आंगनवाड़ी केंद्रों पे या स्वास्थ्य केंद्रों पे, तो उस डेट को वो वहाँ चले जाएं। तो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है जो नहीं, बिल्कुल। ये जो कवर है ना, पहला कवर हमारा 90 के आसपास है, 90% हो जाता है। अच्छा। और जो दूसरा होता है वो, या लास्ट तक कहिए कि जिसने कि पूरा कंप्लीट कर लिया,
वो अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो 30% ऐसे लोग हैं जो एक सर्टेन जो उसका शेड्यूल है, मान लीजिए 12 या 13 जो भी है, उतने शेड्यूल में से मान लीजिए 9 के बाद रुक गया, कोई 8 के बाद रुक गया, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो वो पूरी शेड्यूल को हम लोग अब ये चाहते हैं कि नहीं, अगर किसी को पहला टीका के लिए हमने एंट्री किया तो अब उसको एक एक टीका तक हम लोग पहुंच जाए। तो मतलब ये कोई मतलब कमी नहीं रहे उसमें, कमी नहीं रहे उसमें, कि बाद में उसको दोनों मेरा 90% तो क्रॉस करे ही, अब 100% की ओर है, मतलब कि 100% कोई भी बच्चा छूटे नहीं। जी। और तो भारत सरकार कुछ जो बीमारियां खासतौर पे कुछ राज्यों में जैसे टीबी हुआ, कालाजार हुआ, इस तरह की बीमारी उस पर भी खास फोकस कर रही है कि उसको उसका खात्मा हो सके। बिल्कुल। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? अभी जैसे आप देखेंगे कि अगले ही महीने से आपका एल्बेंडाजोल और इसका जो टैबलेट है वो सभी जगह स्कूलों के माध्यम से बढ़ता है, और आप देखते होंगे कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरे सामने जितने लोग हैं सब एक एक टैबलेट खा लीजिए। तो ये जो खिलाने वाला चीज़ है, दिखने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत टफ टास्क है। अभी हम लोग 9 जिले में कर रहे हैं अलग से फ्लोरोसिस का, और बाकी जो 15 जिले हैं उसमें एल्बेंडाजोल और ये सब बटेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम में स्पेशली भारत सरकार जो टैबलेट भेजती है उसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कराना होता है, समय पे पहुंचाना होता है, और फिर उसको लोगों को खिलाना होता है जी। ये इम्पोर्टेंट है। लोगों ने अगर लेके घर में रख लिया या बाद में फेंक दिया, ये फ्री का 4 टैबलेट है फेंक दो, तो तब तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं कि जो इस तरह की बीमारियां खास करके होती है जी। उसके लिए यूनिवर्सलाइजेशन होता है कि सभी को ये सभी लगातार बच्चों में- अटैक आप लोग हाँ, कर रहे हाँ, हैं उस अटैक पे, हो। क्योंकि लगातार जैसा जैसे पल्स पोलियो में क्या जी, हुआ, जी। आपका ऐसे ही खत्म हुआ, ऐसे कई बीमारियां चली गई यहाँ से। तो अब भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का प्रकोप है उसको कैसे खत्म किया जाए। जी। और झारखंड में एक और समस्या है कि यहाँ कई चीज़ों को लेके, कई बीमारियों को लेके आम लोगों में, ख़ासतौर पे जो सुदूर क्षेत्र में जो हमारे लोग रहते हैं, वो उसको डॉक्टर के पास नहीं जाके झाड़ फूक और दूसरे चीज़ों में चले जाते हैं। तो इनको तो जागरूकता से ही जो इस मामले को संभाला जा सकता है। तो इस तरह इसमें क्या अभियान चला रहे हैं आप? देखिए, इसमें 2-3 अभियान हैं। एक तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, JSLPS, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आंगनवाड़ी सहिया सेविका तक ये बात सुनती भी है, लोगों को कहती भी है, लेकिन लोगों तक ये बातें उस रूप में नहीं पहुंच पाती। जैसे मान लीजिए कि लोग डायन समझते हैं आज भी, तो उसको समझाने के लिए एक मास लेवल पे अवेयरनेस की जरूरत है। और दूसरा जो सबसे मेरा फोकस वाला क्लास है, जब हम ICDS में थे तो जो योजना थी किशोरी बालिका योजना, या एक और योजना जो थी मुख्यमंत्री की एक योजना, जिसमें कि 9th 10th और 11th 12th को हम लोग अलग से पैसा देते थे, सावित्रीबाई फुले योजना। तो सावित्रीबाई फुले योजना में 2-3 चीज़ें ऐड थी। एक थी कि उसको तभी पैसा मिलेगा 18 साल तक जब तक वो शादी ना करे। तो एक तो था कि शादी में अंतर, और दूसरा कि जो किशोरी बालिका है उसको अगर ये पता चलेगा कि मेरे जीवन का स्वास्थ्य इससे खराब हो सकता है, तो हम अर्ली मैरिज नहीं करेंगे, और जो भ्रांतियां हैं समाज में ये गलत है। तो हमें लगता है कि परिवर्तन किशोरी बालिका से होता है, क्योंकि वो बच्चे आप देखते होंगे कि नए नए बहुत सारे प्रश्न करते हैं। जो टीनेज के बच्चे 10 के बाद से ही आजकल, पहले हम लोग 13 to 19 जानते थे, लेकिन अब तो 10 से ही जो बच्चियां होती है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करती है, और उसमें अवेयरनेस आता है, तो वो समझती है कि ये डाइन वाइन कुछ नहीं होता है, या तो उसके बीच में जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें लगता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उस अवेयरनेस को आफ्टर 35 किसी को एजुकेट करते हैं, जो कि संभव नहीं है। अगर उसके दिमाग में बैठ गया है 35 तक कि हाँ भूत होता है, कि डाइन होता है, या इससे ये बीमारी होती है, या नज़र लग गया, तो वो हटता नहीं है। लेकिन अगर किशोरों में ये बात आती है तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि वास्तव में ये सच में ऐसा है या सही। और कई जगहों से खबर आई भी कि किशोरियों ने जो शादी अर्ली मैरिज के खिलाफ जाके रोका, शादी को रोका। तो ये उसी के परिणाम है। उसमें कई हमारे जो NGO पार्टनर हैं, उन लोगों ने जो इसमें काम किया, उसका बहुत असर हुआ झारखंड में। और अब रुका है, कुछ जिले तो अभी भी उसके फिगर अच्छे नहीं है, लेकिन बाकी 15-20 जिले हैं जिसमें इसका काफी असर पड़ा है। तो लगातार काम चल रहा है, असर काम भी दिखेगा ही। एक और चीज तारीफ होती है आप लोगों की कि NHM को जो ग्रास रूट लेवल पे जो ले जा रही सहिया वर्कर,
वो आपके यहाँ आप उसके उनके सशक्तिकरण को लेके भी काफ़ी आप लोग चिंतित रहते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार ने भी इंसेंटिव देना शुरू किया है। और ये बात है कि हम लोग भी जब कभी अगले इसमें जाते हैं, इसकी संख्या इतनी अधिक है कि बजटीय प्रावधान ज़्यादा करना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ से लेके केंद्र तक लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज डायरेक्शन होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट वही होता है जब सहिया करती है। जी। तो उस बीच में जो पूरा सिस्टम है उसकी सफलता सहिया के मेहनत पर निर्भर करती है। तो नेचुरली उसका जो भी ग्रीवांस है वो सही होता है कि उसको हम लोग कितना मजबूत करें। जितना उसको मजबूत करेंगे उतना हमको लगता है कि हमारा प्रोग्राम सफल हो। एक और चीज़ देखा गया है कि जो डॉक्टरों की जो कमी है उसकी एक वजह है कि कई डॉक्टर जिला से अलग रहते हैं तो जाते ही नहीं अपनी जगह पे। तो आपने जो अब नियुक्ति की है तो उसमें शायद उनको उनके जिले में ही तैनाती या कुछ प्रावधान है, तो उससे भी स्थिति में परिवर्तन होगा। नहीं, इसमें सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि खासकर जब तक रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता है और हमारी रिक्तियां बहुत अधिक है, बाहर से डॉक्टर कम आना पसंद करते हैं, तो तब तक ये हुआ है कि जिस पोस्ट पे वैकेंट पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेशन लिया जाए। तो जो वहाँ के लोकल डॉक्टर होंगे उनको ये पता रहेगा कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से कभी नहीं होना है, उसी जगह के लिए वो आवेदन देते हैं। बल्कि कई डॉक्टर तो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सरकारी से अच्छा उसमें अपना पैकेज दें, क्योंकि उसमें वो अपनी सैलरी खुद लिखते हैं और अगर 3 आवेदन आया तो जो कम सैलरी उसमें भरते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये प्रक्रिया भी चालू हुई है। तो ये हमें लगता है कि बेस्ट मेथड है। इसमें हमें लगता है कि जल्दी डॉक्टर अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं और वहाँ सेवा दे सकेंगे। तो ये अच्छी बात है। डे केयर पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, डे केयर सेंटर है वही जो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर अर्ली में उसको पता चल जाता तो उसकी शायद मौत नहीं होती, लेकिन जब कैंसर अपने प्राइमरी स्टेज से आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि नाम हम किसी का नहीं लेना चाहेंगे चैनल से, लेकिन ये कहेंगे कि कुछ सेलिब्रिटीज को आप जानते हो जो कैंसर से पीड़ित हुए और ठीक होकर के उन्होंने उसी तरह परफॉर्म किया जैसा वो पहले करते थे। तो चाहे वो जिस फील्ड में थे, तो उसमें उन्होंने अच्छा किया। उन्होंने ये दिखाया कि इससे जीता जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है। लेकिन हम फिर एक बात कहेंगे कि उन्होंने उस समय में उसको डिटेक्ट किया जब वो अर्ली स्टेज। अगर वो उससे आगे निकल गए होते तो शायद डॉक्टर के लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंज होता। तो इसलिए ये जो डे केयर सेंटर है ना, उसका उद्देश्य यही है कि पहले तो लोगों में जागरूकता फैलाना। जैसे टोबैको का कितना असर है, जिससे 40% पॉपुलेशन अगर कैंसर का रीजन देखा जाए तो वो टोबैको होता है। तो टोबैको से बचाना, उसके लिए अलग कार्यक्रम सरकार चला रही है प्रचार प्रसार के साथ साथ। और झारखंड ने तो कई इनिशिएटिव लिए, 3 साल तक बैन भी किया था, आगे हो सकता है उसको और बैन किया जाए, गुटखा और ये सब चीज़ को। और दूसरा है कि शुगर, अब इसके बारे में लोग अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जो बताते हैं जो टेक्निकल डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि जो वाइट शुगर है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो साइलेंट किलर है। तो इस तरीके के जो फूड हैबिट्स है उसमें कैसे बदलाव हो, तो प्रचार प्रसार अवेयरनेस होगा सारे नीचे के लेवल पर। और फिर एक सेंटर ऐसा होगा जहां लोगों को, जैसे अर्ली डिटेक्शन में क्या है कि सेविकाओं को या एएनएम को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर आपको किसी पेशेंट में ये लक्षण दिखे तो उसको अलर्ट कर दीजिए। और अलर्ट करने का मतलब है उसके जो जांच रिपोर्ट है उसको आप डे केयर सेंटर तक पहुंचा दीजिए। वो देखेंगे, अगर उनको अर्ली डिटेक्शन हो गया तो निश्चित रूप से उसको पकड़ के इलाज कराएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी कई सेक्टर में काम जो है चल रहा है और आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कि आखिर उस क्षेत्रों में काम कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि एक एपिसोड में पूरी बात नहीं हो सकती है। इसलिए हम कुछ बात अगले मुलाकात के लिए छोड़ते हैं और अपना कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जोहार।